वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशन और उसके एग्जाम्पल को देख लिया था। आज की क्लास में हम लोगों ने जैसे मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग बात करेंगे। हालांकि पहला हम लोग का बात होगा मोल फ्रैक्शन से ही। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कौन कौन सा जो टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर क्या बाबू, इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि मास जो होता है ना, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, ये जो होता है पहला होता जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब जाहिर सी बात है, कोई मास है 10 केजी का मास है, उसको अगर ठंडा कर देने पर ऐसा नहीं ना कि वो 15 केजी हो जाएगा, या उसको थोड़ा हीट कर देने पर उसका वेट घट जाएगा। वेट यानी मास और वेट जो होता है ना, केमिस्ट्री में सेम होता है। ठीक है ना। तो मास पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसी तरह मोल फ्रैक्शन होता है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन होता है इसका सिंबल एक्स हम लोग लिखते हैं। हालांकि इसको काई पढ़ा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? काई बोलते हैं। ठीक है ना। थर्ड में हो गया मोलालिटी। इस मोलालिटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। फोर्थ में हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना। वेट बाई वेट। पार्ट्स पर मिलियन 3 तरह का होता है। ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है ना। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट। तो वेट बाई वेट जो होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। हम टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम टेम्परेचर पे क्या करता है? वॉल्यूम इफेक्टेड होता है। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा? हो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। उसी तरह परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। थर्ड में अगर हम बात करें पार्ट्स पर मिलियन वेट बाई वॉल्यूम, या पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसके साथ मोलारिटी, इसका सिंबल कैपिटल एम होता है। उसके बाद होता है नॉर्मलिटी, और क्या होता है बाबू? 6 में फॉर्मालिटी। ये सब क्या होते हैं बाबू? ये सब होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना। ये वाला जो टर्म होता है क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट की स्टडी करेंगे। तो पहले हम परसेंटेज वेट बाई वेट या मोल फ्रैक्शन, इनसे बात स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो परसेंटेज वेट बाई वेट या मोल फ्रैक्शन का नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, या एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे इंटर कन्वर्जन का। देखिए मेरे दोस्त, इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाई वेट दे दे, कहे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, ये दे करके ये पूछ ले निकालने के लिए, इसी को इंटर कन्वर्जन बोलते हैं। तो इसके इंटर कन्वर्जन में कोई मतलब परेशानी नहीं, नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इधर का टर्म दे करके, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे करके कहे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो ये कैसे निकलेगा? तो ध्यान रखिए, ये वाला टर्म क्या चीज है? वॉल्यूम वाला है। ये वाला टर्म क्या चीज का है? मास वाला है। तो मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करता है? डेंसिटी। तो अगर मान लीजिए ये दिया होगा और कहेगा ये निकालने के लिए, चाहे ये निकालने के लिए, तो डेंसिटी दिया होगा। समझ में आया? डेंसिटी देगा तभी इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? मोल फ्रैक्शन से ये स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? या पहला हम इसी से बात कर लेते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाई वेट हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है ना।
तो परसेंटेज वेट बाई वेट ये क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, परसेंटेज यानी 100 पे, यानी कहता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम पर 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दे, अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, तो परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहां से क्वेश्चन कहता है कि 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, कहता है कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वेट। तो आप सीधा समझे परसेंटेज वेट बाई वेट कैसे निकालेंगे, यानी 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 200 ग्राम सॉल्यूशन में। हमको कितना में निकालना होता है, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, कितना में निकाला था, पर 100 में निकालना है। तो पर 100 ग्राम सॉल्यूशन की जब भी बात होगी तो जाहिर सी बात है 20 ग्राम 200 में है तो इसको 100 पे लाएंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट अगर आंसर की बात करें तो क्या होगा, 10% वेट बाई वेट होगा। या इसकी एक फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं, परसेंटेज W बाई W, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या चीज में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, इनटू क्या होगा, 100 होगा। क्लियर है। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर ले। अभी हम लोग देखा कि परसेंटेज वेट बाई वेट कैसे होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन क्या होगा, पर 100 ग्राम, ठीक है ना, सॉल्यूशन इनटू क्या होता है, 100। अब एक अगला क्वेश्चन है कि 25 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। अब क्लियर है कि 200 में कितना है, 25 ग्राम है, तो अगर इसको 100 पे लाएंगे तो इसका भी हाफ होगा, तो कितना होगा, 25 का हाफ कितना होगा, 12.5, तो इसका कितना हो जाएगा, 12.5 परसेंटेज वेट बाई वेट। आप इसको डायरेक्ट निकाल देंगे या आप इसको फॉर्मूला डाल दे। इसमें सॉल्यूट क्या है बाबू, कौन है, इथेनॉल है, और कितना है इसका, 25 ग्राम है। सॉल्वेंट की बात, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इसमें कितना है बाबू, 200 ग्राम है। तो हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम यानी 25 ग्राम बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम यानी कितना होगा, 200 ग्राम इंटू क्या होगा, 100, कितना होगा, 12.5, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, परसेंटेज W बाई W। क्लियर है, आसान है कि नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर दिया जाए 30% वेट बाई वेट इक्वल्स यूरिया सॉल्यूशन, कहीं पे अगर ऐसे मेंशन कर दिया जाए परसेंटेज क्या है, वेट बाई वेट, यानी इसका मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट ये लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, मीन्स इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि 30 ग्राम क्या है बाबू, यूरिया है, एक्वस यूरिया, एक्वस मतलब क्या होगा, वाटर होगा, यानी 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन कितना होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। 100 ग्राम क्या बाबू, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन कितना लिख सकते हैं बाबू, 70 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है, 70 ग्राम क्या होगा, 30 ग्राम यूरिया है। एक्वस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए। तो अगर 30% वेट बाई वेट है, इसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन। या इसी को थोड़ा ऐसे लिखेंगे क्या बाबू, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन कितना होगा, 70 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा है 20% वेट बाई वेट इथेनॉल
इसका मतलब कितना होगा बाबू, इसका मतलब होगा 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम लोग सेकेंड टर्म पढ़ने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज वेट बाई वेट के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू, मोल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं, यहाँ x को काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, काई बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, कहता है, ये डिफाइन करता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the number of moles of all component। यानी कहने का मतलब एक तरह का रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक तरह का रेशियो होता है। किसका, एक कंपोनेंट को क्या करते हैं, टोटल, यानी एक कंपोनेंट का मोल्स डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल मोल्स करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं, दूसरी चीज़ है कि अगर हम बात करें, थोड़ा इसी को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने ले लिया A, B और C, 3 ले लिया, ठीक है ना, 3 ले लिए। अगर हमसे बात किया जाए, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं किसका, A की बात करें तो A के द्वारा N1 मोल्स था, B का कितना मोल ले लिए बाबू, N2 मोल है, और C का हम लोगों ने क्या ले लिया, N3 मोल है। मतलब ये 3 चीज़ का क्या है, सॉल्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे टोटल मोल्स पूछा जाए, टोटल मोल्स, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स N1 प्लस N2 प्लस क्या लिख देंगे, N3 होगा, दैट इज द टोटल मोल्स होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, वी हैव टेकन 3 कंपोनेंट A, B, C, ठीक है ना, इन ए कंटेनर इन विच, ठीक है, N1 moles of A, N2 moles of B and N3 moles of C are present, ठीक है ना। देन द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अगर हम A की बात करें, A का मोल फ्रैक्शन की बात करें, तो इसको क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, A डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स होगा। A का मोल्स कितना है बाबू, N1 है, तो हम क्या लिखेंगे, N1 लिखेंगे। टोटल मोल्स क्या लिखेंगे बाबू, N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकल गया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसी तरह अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन किसकी बात कर रहे हैं, B का, तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, हो टोटल मोल्स लिखेंगे। तो B का अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन B का क्या है, N2 है, तो क्या लिखेंगे, N2 बाई क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, हो N2 बाई N1 प्लस N2 प्लस क्या होगा, N3। इसको इक्वेशन हम लोग क्या ले लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन किसकी, C की, हम इंडिविजुअली सबको निकालते हैं, ठीक है ना। तो C की मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ क्या बाबू, C डिवाइड बाई टोटल मोल्स, यही ना लिखेंगे हो। तो मोल्स ऑफ C क्या है, N3 है, तो N3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा, N3 बाई क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 3। अब बात करते हैं एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल टू क्या लिखेंगे, N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, N2 बाई क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, N3 बाई क्या लिखेंगे हो, N1 प्लस N2 प्लस N3। अब तीनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या होगा, हो
N1 प्लस N2 प्लस क्या होगा N3 होगा। ये क्या होगा N1 प्लस N2 प्लस क्या होगा N3, कट जाएगा तो 1। यानी अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। यानी अगर हम बात करें जितने कंपोनेंट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, उस सबों का मोल फ्रैक्शन का सम कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, क्लियर है। तो अभी आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर ले। हम बात करते हैं आगे कि द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन एज इक्वल टू क्या होगा बाबू 1 होगा। अभी हम लोगों ने इस बात को प्रूफ भी किया। तो जैसे मान लेते हैं समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इक्वल क्या होगा 1 होगा। जितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सबों के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा, क्लियर है। अब जैसे हम बात कर ले कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, तो मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। देखिए जितना भी फ्रैक्शन होता है यूनिटलेस होता है, चाहे वो वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करें चाहे वो मोल फ्रैक्शन की बात करें, ये क्या होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो अभी हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला अगर मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, ठीक है ना, या मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं इक्वल टू क्या लिख सकते हैं मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हो टोटल मोल्स लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर हम बात करें इसको ऐसे लिखने का तो हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे A के हम लोगों ने कितना मोल लिया था N1, और मान लो B का हम मान लेते हैं कितना N2 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसमें हम A को मान लेते हैं सॉल्यूट और B को मान लेते हैं क्या बाबू, ठीक है, सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो अगर मान लो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक सॉल्यूट होगा तो दूसरा सॉल्वेंट होगा, क्लियर है। इसके N1 मोल्स है और इसके क्या है N2 मोल्स है। अगर हमसे पूछा जाए टोटल मोल कितने होंगे तो टोटल मोल बताइए तो बाबू कितने होंगे, टोटल मोल्स कितने होंगे हो N1 प्लस N2 होगा, यही ना मोल होगा हो, क्लियर है। अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी सॉल्यूट को निकालेंगे मोल फ्रैक्शन तो क्या लिखेंगे N1 बाई क्या लिखेंगे हो N1 प्लस N2। अगर हम मोल फ्रैक्शन B की बात करें यानी सॉल्वेंट की बात करें तो N2 बाई क्या लिखेंगे हो N1 प्लस N2, यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर हम दोनों का सम भी करेंगे तो कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 होगा। अगर मान लो हमने क्वेश्चन में A का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मान लो हमारा आ गया, ठीक है ना, और तब हमको अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। क्लियर है कि टोटल सम 1 है तो 1 में से घटा देंगे तो दूसरे का निकल ही जाएगा। अब जरा हम लोग एक फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, मोल इक्वल टू क्या होता है बाबू, मोल हम लोग बात करते हैं एन इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास होता है। गिवन मास बाई क्या होता है मोलर मास या गिवन वेट भी कह लो, ठीक है, डिवाइड बाई मोलर मास होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको वेट दिया हो, मोलर मास आपको निकालना होगा तो एलिमेंट का मोलर मास पता होना चाहिए। जैसे कुछ एलिमेंट का हम लिख देते हैं, जैसे कार्बन का मोलर मास कितना होता है बाबू, मोलर मास कितना होता है 12 होता है ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो इन सबों का हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, ठीक है। तो अब ये हम लोग इस क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लें।
उससे पहले आप इसको नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन अ सॉल्यूशन, एक हम क्या ले लेते हैं बाबू, सॉल्यूशन ले लेते हैं। इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है 180 ग्राम ऑफ क्या है वाटर है, 92 ग्राम ऑफ क्या है उस सॉल्यूशन में इथेनॉल है, एंड 32 ग्राम ऑफ क्या है मिथेनॉल है, मिथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, क्या होता है C2H5OH लिख देते हैं, C2H5OH। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है CH3OH है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 180 ग्राम वाटर है, 92 ग्राम मिथेनॉल है एंड 32 ग्राम क्या है मिथेनॉल है। कहता है देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी या ईच कह ले, बात कर ले, सारे कंपोनेंट का हमको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। यानी क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बाबू वाटर, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है इथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, ये तीनों हमको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, सबसे पहला काम है इसका मोल निकालना। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर वाटर के लिए बात करते हैं। वाटर के लिए अगर मोल की बात करें तो गिवन मास भाई क्या होता है मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में कितना है 180 ग्राम किसका है वाटर का, कितना दिया है 180 ग्राम। मोलर मास वाटर की बात करें तो कितना होगा बाबू, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना होगा वो 18 ग्राम। इसको डिवाइड कर देंगे 18 ग्राम से तो ये कितना हो जाएगा बाबू 10 मोल आएगा। वाटर के कितने मोल प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में 10 मोल है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं फॉर किसके लिए इथेनॉल, फॉर्मूला क्या होता है CH3CH2OH आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसके लिए मोल्स की बात करें तो मोल्स इक्वल टू क्या होगा गिवन वेट बाई क्या होगा मोलर मास। तो गिवन मास अगर बात करें तो इसका कितना दिया है 92 ग्राम दिया है। इथेनॉल का फॉर्मूला है तो कार्बन का मास कितना होता है, इसके मास को निकाले जा रहा है। कार्बन का कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस इस कार्बन का कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1, ऐड करेंगे तो कितना होगा हो 46 ग्राम होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हो 2 मोल। हमको किसका इथेनॉल का 2 मोल अब पता चल गया। उसी तरह अब हम किसका निकालने जा रहे हैं बाबू, और किसकी बात कर रहे हैं मिथेनॉल की बात करते हैं। तो मिथेनॉल की बात करें तो इसके लिए मोल इक्वल टू गिवन मास में क्या होगा मोलर मास। इसके मोल कितने दिए हैं क्वेश्चन में 32 ग्राम। इसकी मोलर मास की बात करें तो मोलर मास इसका क्या होगा CH3OH होगा, ये भी 32 ग्राम होगा। आप कैलकुलेट कर लें, जैसे 12 3 कितना होगा 15 और 1 16 और 16 कितना होगा ऑक्सीजन का 16 होगा 32 होगा, ये कितना होगा 1 मोल आ गया। अगर हमसे पूछा जाए टोटल मोल कितना होगा हो तो टोटल मोल बताइए तो ज़रा कितना होगा। वाटर के लिए कितना मोल आया है 10 मोल, इथेनॉल का कितना है 2 मोल और मिथेनॉल का कितना है 1 मोल। तो टोटल मोल की बात करें तो हम क्या लिखेंगे 10 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 13 मोल। अब हमको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है ना। तो आप क्या करें वीडियो को पॉज करके नोट कर ले पहले। चलिए फिर इसको पॉज नहीं कीजिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहीं पे हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम हल्का सा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात करें तो क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ वाटर बाई क्या लिखेंगे मोल टोटल। तो मोल वाटर का कितना मोल आया बाबू 10 मोल है, टोटल मोल कितना आया 13 है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.76 आएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं उसी तरह मोल्स ऑफ हम क्या लिखेंगे इथेनॉल डिवाइड बाई क्या लिखेंगे टोटल मोल्स। इथेनॉल का कितना मोल आया बाबू 2 मोल आया, 2/13 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.15 आएगा। उसी तरह हम बात कर लेते हैं किसका मोल्स ऑफ मिथेनॉल की, तो ये डिवाइड बाई क्या होगा टोटल मोल्स,
यानी 1/13 ये कितना आएगा 0.076 आएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने किया। क्लियर है? अब इसको क्या करें, आप नोट कर ले। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो इंटर कन्वर्जन है। जैसे अभी हम लोगों ने परसेंटेज वेट बाई वेट पढ़ा था, तो अब उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है 10% वेट बाई वेट एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज गिवन। यहाँ एक्वस लगा है मतलब वाटर है उसमें, यानी 10% वेट बाई वेट का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन क्या होगा हो 90 ग्राम किसका होगा ऑफ वाटर। समझ में आया क्या? ताकि सॉल्यूशन कितना का होगा 100 का होगा। तो अब जरा देखिए, यहाँ से अगर हम यूरिया का मूल निकालेंगे तो यूरिया का मूल निकालेंगे तो मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, गिवन वेट बाई मोलर मास। गिवन वेट कितना है 10 ग्राम। यूरिया का मोलर मास, तो पहले यूरिया का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, NH2CO NH2 ये फॉर्मूला होता है। और इसकी जो मोलर मास होगी क्या होगी बाबू 60 ग्राम होगी। क्लियर है? कितना होगा 60 ग्राम। तो ये 60 ग्राम डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 1/6 आएगा। क्लियर है? तो हमको पता चल गया कि मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ गया 1/6। अब हमको क्या निकालना है, उसी तरह निकाल लेंगे मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर कितना होगा गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 90 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 मोल। क्लियर है? अगर हम टोटल मोल्स यहाँ पे मोल टोटल कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ यूरिया कितना है बाबू 1/6 भाई कितना है, मोल्स ऑफ वाटर कितना है +5, तो कितना होगा 31/6 होगा। ये एलसीएम लेकर के करेंगे तो अब जरा हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है बाबू, यूरिया का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स। यूरिया का मोल कितना है 1/6 है, वहाँ देखे जरा। और ये कितना है 31/6, यानी कितना होगा 1/31 मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकल जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बाबू वाटर, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कर सकते हैं। हमने तो पढ़ा था कि टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो ये 1 माइनस कितना कर देंगे 1/31, यानी कितना होगा 30/31, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा। क्लियर है? समझ में आया क्या? चलिए आप इसको नोट कर लें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला कितना होता है C6H12O6। इस कितना है 0.05 है। इन कहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये ग्लूकोज कहाँ मिक्स है, पानी में। कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ ग्लूकोज। अब इंटर कन्वर्जन में पहले हम लोगों ने परसेंटेज वेट बाई वेट से मोल फ्रैक्शन निकाले। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन दिया है और ये निकालने जा रहे हैं। यानी मोल फ्रैक्शन कितना किसका दिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना दिया है 0.05 दिया है, यही ना दिया है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/20। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाई क्या लिख सकते हैं, टोटल मोल। टोटल मोल में क्या क्या प्रेजेंट है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज और प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/20 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए ना तो आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन है और ना ही मोल्स ऑफ वाटर गिवन है। क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जैसे मान लेते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है 1 मोल है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज का कितना मोल है 1 मोल है। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल लेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखें, ग्लूकोज का अगर 1 मोल ले लेते हैं तो यहाँ हम डालेंगे 1 बाई ग्लूकोज का 1 प्लस क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/20। तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होगा 19 आ जाएगा, 19 मोल। वाटर के कितने मोल होंगे बाबू 19 मोल होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो जरा, इस 19 मोल वाटर का मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। मोल कितना है किसके लिए, वाटर की बात कर रहे हैं, ये कितना है 19, गिवन मास हमको निकालना है। मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम।
ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यानी मास ऑफ वाटर का बात करें तो वाटर का मास कितना होगा, 19 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 342 ग्राम। वाटर कितना ग्राम है, इतना ग्राम है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लूकोज का कितना है, 1 मोल है, तो मोल्स यहाँ पे निकालेंगे गिवन मास बाई मोलर मास। ये मोल कितना है, 1 है। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होगा, तो ये फॉर्मूला है। कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू क्या करेंगे 6, सबको जोड़ेंगे तो 118 ग्राम आएगा। कितना आएगा बाबू, 180 ग्राम आएगा। क्लियर है। तो अगर ये मोलर मास यहाँ पे डाल देंगे तो वेट ऑफ निकल जाएगा, ग्लूकोज कितना यूज हुआ है उस सॉल्यूशन में, कितना होगा जरा आप ही सोचिए। अगर ये 1 है और ये कितना है 180 ग्राम है, तो वेट कितना होगा 180 ग्राम होगा। क्लियर है। अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें बाबू, सॉल्यूशन की, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है। तो अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूशन का, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही ना होगा, हो सॉल्यूट के मास प्लस सॉल्वेंट के मास को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूट का मास कितना आया, 180 ग्राम, अब प्लस ये कितना है बाबू 342 ग्राम, जोड़े तो जरा कितना होगा 522 ग्राम सॉल्यूशन का मास होगा। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाई वेट किसका निकालना है, ग्लूकोज का, इसी का ना निकालना है। तो परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट का वेट कितना है जरा मुझे बताइए, तो 180 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना है, इतना ग्राम है, इंटू 100 कर देंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हो 34.48 परसेंटेज W/W। तो देखिए जरा, ये इंटर कन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन होता है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है। क्वेश्चन में अब की बार क्या दिया था आपको, मोल फ्रैक्शन दिया था, परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का हम लिख सकते हैं कितना, 0.55 है। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में कितना 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/20। मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज को, यानी मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाई क्या लिखेंगे, टोटल मोल। टोटल मोल इसमें एक्वस लिखा है तो वाटर होगा और साथ में क्या होगा, ग्लूकोज। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इस केस में ना तो आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन है और ना ही मोल्स ऑफ वाटर, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आप मोल्स ऑफ ग्लूकोज एज्यूम कर लिए कितना, 1 मोल, तो 1 मोल का वेट कितना होगा, 180 ग्राम होगा ही। ठीक है। उसी तरह इसको डाल देंगे तो हमको वाटर का कितना मोल आ गया, 19 मोल आ गया। तो 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो 90 मोल का मास कितना हो जाएगा, 19 इंटू 18 ग्राम, यानी समझ में आ रहा है ना, कितना हो जाएगा 342 ग्राम। अब इसके बाद हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तो ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का निकल जाएगा, कितना आ गया 522 ग्राम हो गया। उसी तरह आप इसको परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, इसको सॉल्व करने पर कितना है 34.48 ग्राम। अब आप क्या करें, इसको नोट कर ले फिलहाल। ठीक है। अभी हम लोग जो सी में देखने जा रहे हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला देखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो मोलालिटी है, तो मोलालिटी अभी बताने से अच्छा है कि थोड़ा आगे करा ले, ताकि वहाँ पे इन सब क्वेश्चन को रिलेट करके हम वहाँ अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए फिर हम पहले बात कर लेते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। देखिए, वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है, ये 100 में परसेंटेज कितना पर 100 पर निकलता है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या चीज में होना चाहिए, इन ग्राम, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ द क्या चीज बाबू, सॉल्यूशन। कितना में प्रेजेंट होगा, पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें प्रेजेंट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। यानी इसकी फॉर्मूला होगा परसेंटेज W/V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या चीज़ में रखेंगे, ग्राम में लेंगे। क्या चीज़ में लेंगे बाबू, ग्राम में लेंगे। डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, हो
वॉल्यूम ऑफ क्या लेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या चीज़ में लेंगे, इन मिलीलीटर में लेंगे, ml इंटू क्या करेंगे 100। ये इसकी फॉर्मूला होती है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या चीज़ में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर ऐसा कहता है if 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल present in 500 ml of solution, ठीक है ना। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या चीज़ में होना चाहिए, ग्राम, जो कि गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज़ में होना चाहिए, ml में। लेकिन हम जो डिफाइन करते हैं पर 100 पे निकालते हैं, तो जब 20 ग्राम 500 ml में है, तो इसको अगर 100 करेंगे तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, उसी तरह इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 ग्राम होगा। तो 4 ग्राम क्या होगा, 4 यानी 4% क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। इसको फॉर्मूला से कर लेते हैं, तो परसेंटेज W बाई वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना है 20 ग्राम, इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बाबू 500 ml इंटू क्या करेंगे 100, डिवाइड करिए तो ज़रा कितना होगा, 2 जीरो से 4% आ गया क्या, वेट बाई वॉल्यूम आया कि नहीं आया। क्लियर है? आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। डी हम यहीं पे इसको डाल देते हैं, डी है परसेंटेज, ठीक है ना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्या है बाबू, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन क्या चीज होगा, इन ml, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी अमाउंट, यही बोलेंगे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या होगा, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? हम, ठीक है ना, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन क्या होगा बाबू, पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां क्या होगा, वेट के जगह पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्या चीज में होगा, ml, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अगर इसी क्वेश्चन में 20 ग्राम के जगह पे 20 ml इथेनॉल ऑलरेडी लिक्विड होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, क्या दे, कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो सीधा बात है, कितना आएगा, 4% ही आएगा। सिंपल सी बात है कि अगर 500 ml में कितना है, 20 ग्राम है, तो 100 पे इसको लाएंगे, तो 100 पे लाने के लिए इसको कितना 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4। तो वही लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ml गया, ये कितना होगा 4% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। बोलो समझ में आया क्या? एकदम सिंपल है बाबू। अभी जो टॉपिक चल रहे हैं काफ़ी आसान है, ठीक है ना। आप वीडियो को क्या करें, पॉज करके नोट कर ले पहले। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं, अभी हम लोगों ने परसेंटेज वेट बाई वेट देखा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिख दिया हो कि 30% वेट बाई वेट एक्वस यूरिया लिख दिया है, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा जरा आप मुझे बताएं। 30% वेट बाई वेट का मतलब क्या होगा, 30 ग्राम एक्वस यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? बोलो समझ में आया क्या? अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया हो कि 30% वेट बाई वॉल्यूम दे दिया हो, ठीक है ना, वेट बाई वॉल्यूम एक्वस इथेनॉल दे दिया हो, इसका मतलब क्या होगा बाबू, 30 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन
कहाँ पे कितना में प्रेजेंट होगा, 100 ml ऑफ क्या चीज़ में, सॉल्यूशन। वहाँ वेट बाई वेट है तो क्या लिखे 100 ग्राम, ये वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कहीं पे ऐसा मेंशन कर दे कि 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एक्वस इथेनॉल, इसका मतलब क्या होगा हो, 30 वॉल्यूम है तो क्या चीज़ में लेंगे, ml में, तो क्या लिखेंगे 30 ml ऑफ एक्वस इथेनॉल प्रेजेंट इन, या 30 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ क्या बाबू, सॉल्यूशन। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब हम लोग अगला लास्ट देखने जा रहे हैं आज के क्लास में, ठीक है ना। ई की बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, तो कहता है इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the weight of solute in gram present in per liter of solution। ध्यान रखें, स्ट्रेंथ हम क्या निकालते हैं, 1 लीटर में कितने मतलब सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर में, वही उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। इसको थोड़ा और समझा देते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लें। यहाँ पे स्ट्रेंथ की फॉर्मूला क्या होगी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट ऑफ क्या बाबू, सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या चीज़ में, इन ग्राम, प्रेजेंट इन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या चीज़ में लेंगे, इन लीटर। ध्यान रखिएगा ml में नहीं लेना है, लीटर में लेते हैं, इनटू क्या करेंगे बाबू, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब जरा हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करें, हमको स्ट्रेंथ निकालना है। कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इफ 60 ग्राम ऑफ एक्वस यूरिया प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है, आपको स्ट्रेंथ निकालना है। अच्छा, स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ की अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट होती है, किसकी, स्ट्रेंथ की। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना है। इफ 60 ग्राम क्या है, 60 ग्राम एक्वस यूरिया प्रेजेंट इन कितना में, 5 लीटर सॉल्यूशन में, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जरा आप सोचिए। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना है, 60 ग्राम, डिवाइड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 5 लीटर, यानी कितना होगा हो, 12 ग्राम पर लीटर। इसकी क्या होगी, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है। एकदम सिंपल सा टॉपिक चल रहा है। ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं, चाहे मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारे 11th के टॉपिक है, ठीक है ना। और ये बेसिक टॉपिक है, ये अच्छे होंगे तभी आपकी सॉल्यूशन चैप्टर अच्छी होगी, और तभी आप न्यूमेरिकल पे आपकी ग्रिप अच्छी होगी, ठीक है ना। अब जरा स्ट्रेंथ का एक लास्ट इंटर कन्वर्जन का इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, इंटर कन्वर्जन का है। कहता है 3% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज गिवन, आपको क्या दे दिया है, 3% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस यूरिया सॉल्यूशन दे दिया है। कैलकुलेट स्ट्रेंथ, आपको क्या निकालना है बाबू, कैलकुलेट स्ट्रेंथ निकालना है। तो 3% वेट बाई वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, 3 ग्राम ऑफ क्या बाबू, यूरिया
प्रेजेंट इन कितना में होगा, 100 ml ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन। कितना में प्रेजेंट होगा, 100 ml में। लेकिन आप स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसको क्या चीज़ में निकालते हैं, लीटर में, लीटर में ना निकालते हैं। तो 100 ml को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में कितना होगा, 0.1 लीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 3 ग्राम होगा, डिवाइड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 0.1 लीटर, ये कितना होगा, 30 ग्राम पर लीटर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो आज थोड़ा लेक्चर वीडियो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए आज के क्लासरूम में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हमारी बात होगी ppm से, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलारिटी, ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे मोलालिटी। फिर अगले लेक्चर, उसके अगले लेक्चर वीडियो में नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, तब जा करके हमारा सॉल्यूशन चैप्टर मेनली रूप से स्टार्ट होगा, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बात चलेगी। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।